जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है संविधान की इन कक्षाओं में। आज हम बढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा की ओर, अध्याय 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भाग 1 के बारे में, जिसमें भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। हमारे जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 1, जिसमें बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब संघ का नाम, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, भारत अर्थात इंडिया का, है ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इसमें दो जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहला, भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत, इसमें भारत का नाम बताया गया है, देश का नाम बताया गया है, उसे जाना जाएगा भारत के नाम से। ठीक है, अब हमारे जो संविधान में भारत के 2 नाम वर्णित है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है प्राचीन नाम को इंगित करता है और इंडिया जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को जो है रिप्रेजेंट करता है, भारत का एक छवि प्रस्तुत करता है। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने भारत के 2 नाम रखे। ठीक है, और दूसरा है राज्यों का संघ, जो कि यह बताता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी, संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो ये जानकारी हमें अनुच्छेद 1 के पहली लाइन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब भारत के जो भारत रूपी संघ है, उसमें कौन कौन से राज्य होंगे। ठीक है, अब इसके लिए यह बताया गया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो कि पहली अनुसूची में शामिल होंगे। ठीक है, जो पहली अनुसूची में जिन राज्यों का नाम होगा वही राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे। जैसे वर्तमान में भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में 28 राज्यों का नाम है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। तो जिन राज्यों और प्रदेशों का नाम है वही जो है भारत संघ के राज्य होंगे। ठीक है, अब राज्यों का संघ से हम क्या समझते हैं? पहला, कि यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यदि हम देखें अमेरिकी संविधान में, तो राज्य और संघ दोनों के मध्य एक समझौता है। ठीक है, और वहां पर राज्य के पास संघ के लगभग बराबर शक्ति प्राप्त है। वो चाहे तो संघ से अलग हो सकता है, लेकिन वो अलग क्यों नहीं होते? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है और कोई भी हिस्सा भाग किसी शक्तिशाली राष्ट्र से अलग नहीं होना चाहेगा, है ना। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब इसमें राज्य जो है वो विनाशी है, उनका विनाश अर्थात उनका विलय हो सकता है, उनका विघटन हो सकता है, लेकिन भारत संघ का विघटन कभी नहीं हो सकता। राज्य भारत में आ सकते हैं, लेकिन भारत संघ से कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो यही बताया गया है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, यह राज्यों का संघ से यहां तात्पर्य है। ठीक है, अब बोला गया है केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था। ठीक है, अब केंद्र राज्यों के ऊपर है, ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए जो भी राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक दल ज्यादा सुदृढ़ होगा वही सत्ता में काबिज होगा और वो सभी प्रतिनिधि जो है जनता के द्वारा ही चुने गए हैं और उन्हीं का शासन केंद्र में होगा और केंद्र के द्वारा वह राज्यों को संचालित करेगा। ठीक है, अब प्रशासनिक दृष्टिकोण ये सर्वविदित है और हम सभी को पता है। यूपीएससी, पीएससी जितने भी अधिकारी होते हैं, है ना, यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है और वो जो है प्रत्येक राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं और राज्य का केंद्र का संचालन करते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रशासनिक दृष्टिकोण। और ये दोनों जो व्यवस्था है ब्रिटिश कालीन शासन से ही चली आ रही है, इसीलिए ये आज भी भारतीय संविधान में विद्यमान है और इसीलिए केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था जो है भारत के संविधान में बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अनुच्छेद 2 में, जिसमें नवीन राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। प्रवेश अर्थात किसी नए राज्य का निर्माण भारत संघ के अंदर में, और स्थापना अर्थात किसी बाहरी राज्य या देश का विलय भारतीय राज्यों में। ठीक है, अब ये बताया गया है कि संसद जो है विधि बना करके किसी भी नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब
अनुच्छेद 2 के अधीन ही बताया गया है कि संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, पहली शक्ति क्या है? राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, है ना, और दूसरा जो है राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ये 2 शब्द हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए, शामिल करने की शक्ति और स्थापित करने की शक्ति। जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे भारत का कोई राज्य है ना, ये मान लो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब शामिल करने की शक्ति अर्थात मध्य प्रदेश भारत में पहले से ही शामिल है राज्य के रूप में, ठीक है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा को काटकर मध्य प्रदेश बना दिया गया, दूसरे हिस्से को छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो है राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र था, ठीक है, लेकिन सन 1975-76 के दौर में वहां के जो जनमत संग्रह है, वहां के लोगों ने कहा कि हमें भारत में शामिल होना है। वहां की जो स्वतंत्र राज्य व्यवस्था की विधानसभा थी, उसने कहा कि हमें भारत में शामिल होना है। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने यह स्वीकृत किया कि सिक्किम जो है भारत में शामिल होगा। ठीक है, तो उस समय नए राज्य की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि एक स्वतंत्र देश जो है भारत में शामिल हो रहा है और भारतीय संघ उसे भारत में एक राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है, इसीलिए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। तो संसद के पास ये 2 प्रकार की शक्ति है। वह राज्यों को ही, भारत में जो समाहित राज्य हैं उन्हीं को बांट करके या मिला करके राज्य बना सकता है, या किसी अन्य भूभाग क्षेत्र जो भारत के क्षेत्र के बाहर है उससे भारत में लाकर राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में संसद के दी गई 2 प्रमुख शक्तियां है ना, जिसके बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 3, जिसमें हम नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के, है ना, कि राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के यह राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, संसद के पास, जैसे संसद के पास किसी राज्य को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति है, उसी प्रकार संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र को, है ना, पुनर्गठित करने की भी शक्ति समाहित है। ठीक है, अब इसमें पहला बार यदि हम देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में एज इट इज लिखा हुआ है, जिसका वर्णन हम अब समझेंगे कि यदि कोई राज्य क्षेत्र है, ठीक है, तो उसे अलग कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या किसी भी भाग को जोड़कर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यही बात जो है इस लाइनों में समझाई गई है। दूसरा क्या बोला गया है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। संसद क्या कर सकती है? किसी भी राज्य क्षेत्र के हिस्से को बढ़ा सकती है। ठीक है, ऐसा उदाहरण अभी तक तो हमारे पास नहीं आया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है। ठीक है, अभी तक क्या किया गया है? हमेशा भारतीय राज्य क्षेत्र में जो राज्य है उनको काट करके नए राज्यों का निर्माण किया गया है, वो भी प्रशासनिक गतिविधियों और दृष्टिकोण को देखते हुए। ठीक है, लेकिन भारतीय संसद चाहे तो जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग करके अलग अलग राज्य बनाया गया, तो वह पुनः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करके या तो मध्य प्रदेश या तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर सकती है। ऐसी शक्ति संविधान के पास है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, जैसा कि देख चुके हैं, है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण हैं जिसमें से राज्यों को काट करके एक अन्य राज्य की स्थापना की गई है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये कुल मिला के परिसीमन का उदाहरण हो जाता है कि हो सकता है यदि कोई क्षेत्र जो है किसी राज्य से ज़्यादा समीप है या उसके भौगोलिक दृष्टि से उससे समीप है, तो उसको परिसीमन द्वारा उस क्षेत्र को उस राज्य को दे दिया जाए, लेकिन यह शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो उत्तराखंड, जिसे पूर्व में उत्तरांचल कहा जाता था लेकिन अब उसे उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। और हाँ, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। इसका एक वर्तमान उदाहरण हमारे पास है दादर नागर हवेली, और है ना, तो उसमें
एक और केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसे जोड़ दिया गया है। तो ये एक वर्तमान उदाहरण हो सकता है, ठीक है, राज्य क्षेत्र को बढ़ाने का। लेकिन वो दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लेकिन वो है तो राज्य के क्षेत्र, राज्य क्षेत्र ही कहलाएंगे वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वीं संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से 2 व्यवस्थाएं जो हैं की गई। पहला, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना है ना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। मतलब संसद स्वयं इसके विधेयक को नहीं लाएगी जब तक कि राष्ट्रपति इसके लिए सिफारिश ना करे कि कोई नया राज्य या राज्य का क्षेत्र जो है या उसमें राज्य का नाम बदलना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, यह सिफारिश केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। उसके बाद ही संसद उस विधेयक को जो है संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, राष्ट्रपति जो है जो प्रभावित राज्य या राज्य क्षेत्र है, सबसे पहले उस विधेयक को उस राज्य के विधान मंडल में विचार के लिए भेजेगा, है ना, और उस पर उनकी राय देने के लिए उनको एक निश्चित समय भी देगा, ठीक है। ये 2 व्यवस्थाएं बाद में इसमें 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा इसमें जोड़ी गई। अब 18वां संविधान संशोधन जो हुआ 1966 में, जिसमें पंजाब को विभाजित कर हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया, ठीक है। तो उस समय अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए, ठीक है। पहला, संसद राज्य गठन की अपनी शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकता है, किंतु यदि संघ राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित हो तो राष्ट्रपति पर बाध्यता लागू नहीं होती कि वह उस विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्य क्षेत्र में भेजे, है ना, या किसी संस्था के पास उसको भेजे। यानी कुल मिला के ये बोल रहे हैं, यदि इस प्रकार की स्थिति यहाँ निर्मित होगी तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह विधेयक जो है राय जानने या विचार जानने के लिए उस विधान मंडल में भेजने के लिए बाध्य नहीं है, वो सीधे संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है ना। यही बात है पहली। और दूसरी है भारतीय संसद की, इससे यह पता चलता है कि भारतीय संसद की शक्ति जो है राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है, ठीक है, और राज्यों का अस्तित्व भी संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि भारतीय संसद जो है राज्य जो हमारे राज्य और राज्य क्षेत्र हैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ठीक है, और इसमें यह बताया गया कि सभी इस प्रकार के सभी निर्णय जो है साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की विशेष बहुमत या अनुच्छेद 368 लगाकर विशेष संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल है ना साधारण बहुमत से ही ऐसे फैसले किए जा सकते हैं। ये ऐसे है ना अनुच्छेद 3 में ऐसा बताया गया है। अब अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नाम परिवर्तन करने के लिए संसद में एक निश्चित प्रकार की प्रक्रिया है। राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने के लिए किसी भी विधेयक संसद में तभी पेश होगा जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करे, है ना। ऐसी व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। राष्ट्रपति को उस राज्य या उन राज्यों के विधान मंडल को विचार करने के लिए यह विधेयक भेजना होगा और उसकी समय सीमा भी राष्ट्रपति ही तय करेंगे कितना है, ठीक है। और हो सकता है राष्ट्रपति उस समय सीमा को घटा या बढ़ा भी सकता है, वह राष्ट्रपति की स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, इसे 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों की ओर इंगित करता है ये। अब राष्ट्रपति यदि चाहे तो निर्दिष्ट समय सीमा को बढ़ा सकता है, हमने पढ़ा। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों को विधेयक के द्वारा वापस नहीं भेजता तो राष्ट्रपति विधेयक को सीधे संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है। ऐसी राष्ट्रपति के पास शक्ति प्राप्त है। यदि कोई राज्य है, उनको लगता है कि इस पर और विचार करना है, या हो सकता है वह राज्य विभाजन नहीं करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, विधेयक अपने पास रख लेंगे। लेकिन उनके विधेयक अपने पास रखने से भी उनके पास यह शक्ति नहीं है कि वह राष्ट्रपति को विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए रोक सके। तो राष्ट्रपति इस परिस्थिति में सीधे संसद की कोई अनुमति दे सकता है, या यह जो विधेयक है सीधे संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है। अब विधानमंडल यदि समय सीमा के भीतर विधेयक यदि राष्ट्रपति को वापस भेज भी दे अपने विचारों के साथ, अपने राय के साथ, तो संसद जो है उन विचारों को
है ना, उन राय जो राज्यों के द्वारा राय दी गई है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता। यही चीज इसमें बताया गया है, विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। संसद जो है वह राज्यों के जो दिए गए विचार है उन्हें मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। ऐसे विधेयक विधानमंडल या अन्य संस्थाओं को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे संसद अपनी इच्छा से भी वैसे कदम उठा सकते हैं। यानी कि बताया गया है यदि राज्य पुनर्गठन या विघटन हो रहा है तो उस स्थिति में राज्यों को राय के लिए, विचार जानने के लिए भेजना संसद की बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से हर राज्य में हो सकता है अलग सत्ता दल हो, और वहां की जनता की भावनाओं को समझने के लिए या उनका सम्मान करने के लिए उस विधेयक को वहां पर भेजा जाता हो कि भाई आप वहां विधेयक को भेजें ताकि उनका भी सम्मान बरकरार रहे। और अन्यथा संसद के पास यह शक्ति है कि बिना राज्यों के अनुमति या विचार जाने वह ऐसे विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत कर सकता है, पास कर सकता है यदि बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 के इन प्रावधानों का एक अपवाद है या था बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर। जैसा कि हमने अभी देखा कि संसद जो है किसी भी राज्य के विचार या राय जानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के परिक्षेप में यदि बात करें तो वहां के विधानमंडल में पहले इस विधेयक को पास होना होगा, उसके बाद ही वह संसद में प्रस्तुत हो सकता था। लेकिन चूंकि अब 370 अनुच्छेद जिसके तहत इन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए ये जो क्लॉज है, ये जो प्रावधान है अब वर्तमान में लागू नहीं है, है ना। अब याद ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी भी हमारे जो संविधान की किताबें हैं उसमें मिलेगा आपको, तो आप ये ध्यान रखिए कि अब यह उपबंध लागू नहीं है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए सारे उपबंध केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली और राज्य के कमजोर होने की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, वह राज्यों का पुनर्गठन या विघटन दोनों कर सकता है, इसीलिए केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। अब आते हैं संसद के अधिकार क्षेत्र के ओर। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है, भारतीय संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकता है या नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत तो उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है बेरूबाड़ी मामला। सबसे पहले जानते हैं कि बेरूबाड़ी है कहां। ठीक है, यह है भारत का नक्शा जिसमें आप ये जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देख रहे हैं, असम से लगा हुआ, ऊपर सिक्किम है, तो ये एक चिकन नेक वाला एरिया है जिसे चिकन नेक वाला एरिया ही कहा जाता है ना। वहीं पर है बेरूबाड़ी क्षेत्र, और इसी क्षेत्र को जब पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जो बांग्लादेश भी वर्तमान है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के रूप में यह क्षेत्र जो अलग किया गया था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए उसे अलग भी किया गया था। लेकिन उस समय एक बेरूबाड़ी नामक जो स्थान था वह जो मुस्लिम बहुल होने के साथ ही पाकिस्तान में विलय होना चाहता था और भारत जो था उसे देने के लिए भी राजी था। लेकिन उस समय कुछ कठिनाइयां आई थी, क्योंकि जब भारत यह बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को दे रहा था जो वर्तमान के बांग्लादेश है, तो भारत में बहुत ही रुद्र आंदोलन शुरू हो गए थे कि आप कैसे कर सकते हैं कि भारत के कोई क्षेत्र आप किसी और विदेशी देश को दे सकते हैं। हमारे संविधान में ऐसा वर्णित ही नहीं है कि हम किसी और देश को अपने भारतीय भूभाग को दे सकें। और जब ऐसी उग्र परिस्थिति भारत में बनी, आंदोलन की स्थिति बनी, तो भारत के राष्ट्रपति ने अपने जो विधायी शक्ति है अनुच्छेद 143 में, है ना, उसके तहत उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय जानने के लिए भेजा। क्या राय जानने भेजा? तो उसमें प्रश्न था पहला, सर्वोच्च न्यायालय से यह प्रश्न पूछा गया कि बेरूबाड़ी पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक, है ना, या संवैधानिक, ये संवैधानिक है ना, वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है। यानी इसमें पूछा गया है कि या कोई वैधानिक या संवैधानिक ऐसा कोई उपचार है कि जिसके द्वारा जो बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है वह जो है पाकिस्तान को दिया जा सकता है, या केवल संसद जो है नियम बनाकर ही दे सकती है। संसद के पास क्या इतनी शक्ति है कि भारत का कोई हिस्सा या क्षेत्र वो किसी और अन्य देश को दे सकता है? यह पहला प्रश्न पूछा। ठीक है,
और दूसरा प्रश्न पूछा, यदि वैधानिक संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है, यानी अगर कोई भी कार्यवाही करने के लिए संवैधानिक रूप से कोई कदम उठाया जाए तो उसके लिए केवल अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है। यानी वो पूछना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या ये लिखा हुआ है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र में से किसी हिस्से को किसी अन्य देश को दे सकते हैं, है ना, या फिर उसमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा, या फिर दोनों ही प्रक्रिया जरूरी है, यानी अनुच्छेद 3 के हिसाब से भी और संविधान संशोधन के हिसाब से भी। तो इसके प्रत्युत्तर में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया, ठीक है, अनुच्छेद 3 भारत के राज्य क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधित है। मतलब ये बता रहे हैं अनुच्छेद 3 में केवल इतना बताया गया है कि भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसमें निहित नहीं है, यानी इसमें नहीं बताया गया है कि देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जाए, यानी इसमें कहीं भी नहीं बताया गया, अनुच्छेद 3 में यह कहीं भी वर्णित नहीं है कि भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को दिया जा सकता है। अतः बेरूबाड़ी संघ से संबंधित समझौता क्रियान्वयन तरीकों से किया जा सकता है ना। तब उस क्रियान्वयन तरीके के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए? पहला, अनुच्छेद जो 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबाड़ी संघ को भारत राज्य क्षेत्र से हटा दिया जाए। यानी उनका कहना था कि ये जो क्षेत्र है बेरूबाड़ी वाला, उसमें संविधान संशोधन किया जाए भारतीय संविधान में और इस क्षेत्र को ही भारत से हटा दिया जाए। यदि इस क्षेत्र को भारत से हटा देंगे तो वो भारत का क्षेत्र नहीं होगा और संविधान के अनुसार हम जो है यह क्षेत्र जो भारत पर जिसका अधिकार नहीं है उसे कोई और राष्ट्र अधिग्रहित कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में ही यह लिख दिया जाए कि भारत कोई भी भाग अन्य देश को अर्पित कर सकता है, ठीक है। ये दो उपाय जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाए राष्ट्रपति को। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानते हुए भारतीय संसद इन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को शामिल कर सकती है, लेकिन यदि वो संविधान संशोधन करती है या अनुच्छेद 3 में यह लिख देती है कि भारत का कोई भी क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले वाले उपाय को चुना जिसमें संविधान संशोधन करके बेरूबाड़ी क्षेत्र को ही भारत से अलग कर दिया गया। ये प्रक्रिया इसलिए की गई क्योंकि ये एक बार करना था और ऐसा एक बार किया गया, लेकिन यदि उन्होंने अनुच्छेद 3 में लिख दिया होता तो हो सकता है आने वाले समय में कोई सत्ता दल किसी भी क्षेत्र के अदला बदली के लिए इसका दुरुपयोग कर सके। इसीलिए संविधान संशोधन का मार्ग अपनाया गया। चूंकि संविधान संशोधन का यह मार्ग जो 368 का अत्यंत कठिन है, इसीलिए यह मार्ग अपनाया गया ताकि यदि भविष्य में ऐसी कोई निर्माण यानी कि भविष्य में क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो तो अनुच्छेद 3 का सहारा लेकर के आसानी से ऐसा कार्य न किया जा सके, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 368 के तहत संविधान संशोधन किया, बेरूबाड़ी क्षेत्र को भारत क्षेत्र से अलग कर दिया और इस प्रकार वह जो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, ठीक है। अब इससे एक बात यह साबित होती है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र के पास यह शक्ति पहले से होती है कि या तो वो किसी राज्य को अपने में समाहित कर ले या किसी अपने क्षेत्र को विदेशी राज्य को या विदेशी देश को दे सके। यह शक्ति किसी भी संप्रभु राष्ट्र के पास होती है, भारत के पास भी है, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग न हो इसीलिए 368 जैसे कठिन संविधान संशोधन बनाए गए हैं ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके, ठीक है। इसका एक वर्तमान उदाहरण भी हमारे पास है जहां पर मोदी सरकार द्वारा है ना इस अधिनियम का प्रयोग करके पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र है उसे बांग्लादेश को सौंप दिया गया। हालांकि लीज पर दिया गया है 99 साल के लिए, लेकिन इसमें भी संविधान संशोधन ही किया गया है, ठीक है। और यह मामला 20-25 सालों से लंबित था और लेकिन मोदी सरकार द्वारा इसका एक समाधान निकाला गया, ठीक है। और इसे 2015 में अधिनियम है ना भारत के राजपत्र में भी अनुसूचित कर दिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक और बात निर्धारित की गई है, यदि किन्हीं दो देश यानी कि भारत या किसी अन्य देश के मध्य जो है भारत है ना में यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और यह विवाद जो है अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण की को सौंप दिया जाए तो उस स्थिति में भारत को किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। वही बात सर्वोच्च न्यायालय ने बताई, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पश्चिमी सीमा है कच्छ का क्षेत्र, वहां पर ऐसी स्थितियां निर्मित है कि वहां सीमा के लिए हमेशा विवाद छिड़ा रहता है।
हालांकि चीन और भारत के बीच में भी सीमा विवाद छिड़ा होता है, लेकिन चीन और भारत में से कोई भी कभी भी विदेशी प्राधिकरण नहीं जाता। लेकिन पाकिस्तान चूंकि भारत से कम शक्तिशाली है और उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए वो बार बार जो है अंतर्राष्ट्रीय पंचायत की ओर भागता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के हिस्से में हुआ, यूनाइटेड नेशन के पास चला गया और जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं कर सके। उसी प्रकार कच्छ के मामले में भी वह इंटरनेशनल जो है ट्रिब्यूनल में चला गया और इस मामले में भारतीय न्यायालय ने एक निर्णय, बड़ा ही अच्छा निर्णय दिया कि ऐसे मामलों में संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और भारत जो है, क्योंकि भारत अपना क्षेत्र किसी को दे नहीं रहा है, वह अपने ही क्षेत्र के लिए किसी अन्य देश या देश से जो है उसकी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे मामले जो है अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जो है वह निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक वह भारत के पक्ष में ना हो। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। और इस भाग 1 का अंतिम जो अनुच्छेद है 4, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 2 जिसमें राज्यों के प्रवेश या स्थापना, ठीक है, और अनुच्छेद 3 जिसमें नए राज्यों की निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, ठीक है, ये दोनों प्रकार के परिवर्तन यदि किए जाते हैं तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? हमने पहले ही देखा, साधारण बहुमत से ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं संसद में, और जो साधारण बहुमत से फैसले लिए जाए उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता। 368 के तहत संविधान संशोधन तो माना जाता, लेकिन 368 के तहत नहीं माना जाता। और देश में राज्यों की सीमा के पुनर्गठन या नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन संबंधित जितने भी कार्य हैं उसे, है ना, साधारण बहुमत से ही पूर्ण कर लिया जाता है और उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। किसी भी प्रकार के बिल है वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, जब बात भाग 1 में वर्णित किसी भी क्षेत्र के बारे में हो। विधेयक में शामिल राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को है ना, जिसके नाम को प्रभावित करते हो, तो विधेयक जो है उनके पास भी भेजे जाएंगे उनके राय जानने के लिए उनके विधानमंडल में। लेकिन यह जरूरी नहीं कि संसद उनके विचारों को या उनके राय को मानने के लिए बाध्य हो। ठीक है, अब राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत जानने के लिए बाध्य नहीं है, न राष्ट्रपति बाध्य है न संसद बाध्य है, लेकिन फिर भी जो विधेयक है वह राज्यों को भेजा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किसी भी मत को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है, बाध्य तो नहीं है। उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन स्वीकार करने के लिए भी उस पर कोई भी मतलब बर्डन नहीं होता किसी पर। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र में पुनः निर्धारण कर सकता है। इस कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पुनः निर्धारण कर सकता है, किसी भी राज्य को काट सकता है, किसी भी राज्य में नए राज्य का विलय कर सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये शक्ति संसद के पास पहले से है। अब हम पढ़ेंगे जो भारत के आजादी के पूर्व राज्य का गठन हुआ है ना, किस प्रकार से हुआ, उसमें कौन कौन से देश या रियासतें शामिल थी, हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 2 वर्गों में विभक्त था राज्य क्षेत्र, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासत। ठीक है, ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे और लगभग 552 देशी रियासतें थी। अब 552 में से 549 जो देशी रियासतें थी भारत में तो आसानी से शामिल हो गई, लेकिन उसमें से जो 3 राज्य थे, है ना, देशी रियासतें थी, जो थी पहला जूनागढ़, जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वहां पर जनमत संग्रह के द्वारा जो है उसे भारत संघ में शामिल किया गया, क्योंकि वहां के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भौगोलिक स्थिति से देखें तो वह भारत से ज्यादा जुड़ा हुआ क्षेत्र था, इसलिए भारत ने वहां पर जनमत संग्रह कराया। वहां की जनता ने भारत में रहना स्वीकार किया और वहां का नवाब जो है पाकिस्तान चला गया। ठीक है, अब दूसरे हैं हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास खुद की सेना थी, उनके पास अथाह बोलेंगे तो फाइनेंशियल, उनके पास आर्थिक रूप से वह बहुत ही संपन्न राज्य था, और इसीलिए वहां पर सैनिक कार्यवाही के द्वारा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया,
उसके द्वारा जो है हैदराबाद को भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, बहुत ही बड़ा राज्य था, बहुत ही संपन्न राज्य था, और वहाँ के जो निजाम थे बहुत ही संपन्न, पैसे में बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे, इसलिए वह उनके पास सैन्य शक्ति भी थी। लेकिन कोई भी देश हो, चूंकि वह देशी रियासत थी, उसके पास भारत जैसी सैन्य शक्ति नहीं थी, इसीलिए उस पर ऑपरेशन पोलो के द्वारा कार्यवाही करके उसे भारत में शामिल किया गया। और तीसरा है जम्मू कश्मीर। जब पाकिस्तान के जो कबीलाई है ना लोग थे वो हमला कर रहे थे जम्मू कश्मीर देश पर, तो वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे वो बहुत डर गए और उन्होंने भारत से सहायता मांगी। तो उसी समय जो है वल्लभ भाई पटेल जी ने उन पर शर्त रखी कि यदि आपको भारत बचना है इन कबीलियाओं से तो आप भारत में शामिल हो जाइए और हम जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देंगे, है ना, और उसकी रक्षा करेंगे। और इसी के तहत जम्मू कश्मीर जो है हरि सिंह ने यह हस्ताक्षर किए भारत में संघ में शामिल होने के लिए, जिसके कारण उन्हें विशेष दर्जा उस समय दिया गया था। लेकिन चूंकि यह दर्जा अस्थायी था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस स्टेटस को जो अस्थायी था उसे बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते आज तक जिसे बनाकर रखा गया था। ये वही है जम्मू कश्मीर, है ना। उसने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए भारत में शामिल होने के लिए। तो ये 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिन्हें शामिल करने के लिए थोड़ा सा भारत को कठिनाई हुई। ठीक है, अब मूल संविधान में भारतीय संघ के, है ना, राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया था। वर्ग क, ख, ग, घ। ठीक है, अब वर्ग क में वह सारे राज्य थे जो भूतपूर्व ब्रिटिश भारत में शामिल थे, है ना। उनके जो प्रांत थे, ब्रिटिश भारत में जितने भी प्रांत थे उन्हें वर्ग क में रखा गया, क्योंकि भारत बन रहा है तो प्राथमिकता ऐसे राज्यों को दी जाएगी जो पहले से उसमें शामिल हैं। ठीक है, अब वर्ग ख, विधानमंडल जहां पर चुनाव हुए थे उनके साथ 5 देशी रियासतें थी। ठीक है, अब वर्ग ग, उसमें 5 केंद्र शासित राज्य थे जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी, है ना, जैसे देशों के क्षेत्र थे। और वर्ग घ, जिसमें केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 4 वर्ग में बांटा गया था मूल संविधान में भारतीय राज्य क्षेत्रों को। ठीक है, वर्तमान स्थिति में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर वर्तमान भारत में राज्यों की जो स्थिति है वह स्पष्ट हुई है। ठीक है, अब जून 1948 में, सोचिए आजादी के ठीक 1 साल बाद, जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एसके धर, है ना, की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। कब? जून 1948 में एसके धर अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है, अब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना, पुनर्गठन के आधार पर। भाषा को आधार नहीं बनाया उन्होंने, बनाया किनको? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उनका बोलना था कि भाई भाषा जो है भारत में हर 50 या 100 किलोमीटर, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होती, तो इस प्रकार किसी एक भाषा को ध्यान में रख करके किसी राज्य का गठन करना ठीक नहीं है। तो भारत के लिए यही ठीक होगा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए, जिससे उनके संचालन में आसानी हो। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। जो साउथ के लोग थे, जो नॉर्थ के लोग थे, जो अलग अलग भाषा के लोग थे, उनमें यह विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद को शांत करने के लिए एक जेवीपी समिति बनाई गई। ठीक है, अब जेवीपी समिति क्यों? क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 मुख्य, है ना, नेता जो थे इसमें शामिल थे, इसलिए इसे जेवीपी समिति कहा गया। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि पुनर्गठन भाषा के आधार पर न किया जाए और अभी इस मामले को स्थगित ही कर दिया जाए। तो उन्होंने इस मामले को स्थगित कर दिया। ठीक है, अब होता यह है कि 1953 में पोट्टू श्रीरामुलु नाम के एक जो कांग्रेसी नेता थे, वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु भाषी राज्य बने और उसे जो तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिल बोलने वाले तमिल बहुल क्षेत्रों से अलग किया जाए। और इसी जिद के कारण उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और अंततः दुखद हुआ इसका, और उनका निधन हो जाता है 1953 में ही, बहुत 60-70 दिन के उपवास के बाद। और वहाँ उनके दुखद निधन के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा, तमिलनाडु से काटकर, तमिलनाडु से हटाकर। ठीक है, तो यह पहला मौका था जब
भारत में भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया गया था और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब 1953 में पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसे फजल अली आयोग भी कहा गया। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में संसद में पेश की। ठीक है, और साथ ही संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हो गया। ठीक है, अब क्या किया गया, संपूर्ण राज्य क्षेत्रों को जो पहले 4 भागों में 4 वर्ग में बटे हुए थे उन्हें 2 वर्गों में बांट दिया गया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब संघ राज्य क्षेत्र में वही राज्य शामिल थे जो कि पहले वर्ग ग और वर्ग ख की सूची में शामिल थे। वर्ग घ में था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वर्ग ग में था केंद्र शासित प्रदेश, है ना, यही था, यही था। ये देखो वर्ग ग और वर्ग घ। ठीक है, तो इस प्रकार जो भाग 1 में शामिल सारी जानकारियां थी आज हमने उस पर चर्चा की, और अगले वाले जो कक्षा है उसमें हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की कक्षा आप सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसे दोबारा देखें, 3 बार देखें, बार बार देखें जब तक आपको समझ ना आए, क्योंकि लक्ष्मीकांत, डी.डी. बसु और सुभाष कश्यप जैसे किताबों का एक निचोड़ हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और सभी बच्चों का इन तीनों किताबों का पढ़ना जो है वह यानी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको यदि अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन लेक्चर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, है ना। चलिए, आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे अगली कक्षाओं में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।